हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्लाई विद फिजिक्स। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ की लिमिटेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। मेनली यहाँ पे दो लिमिटेशंस हैं। एक तो जो कूलम्स लॉ है वो सिर्फ पॉइंट चार्जेस के ऊपर ही अप्लाई होता है, और एक जो कूलम्स लॉ है वो सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक चार्जेस के लिए ही अप्लाई होता है। जानते हैं इस वीडियो में कैसा क्यों होता है, बाकी एक्सटेंडेड बॉडीज से इसको क्या दिक्कत है, और स्टैटिक अगर मूविंग चार्जेस हों तो क्या होगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पॉइंट चार्जेस की लिमिटेशन क्या है। मतलब जो कूलम्स लॉ है वो सिर्फ और सिर्फ वैलिड है किसके लिए, पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। मींस अगर एक्सटेंडेड बॉडीज आ जाएंगी ना तो चार्ज इंडक्शन पिक्चर में आ जाएगा। ठीक है। मतलब ये कि अगर मान लो हमारे पास दो चार्जेस हैं, दो एक्सटेंडेड बॉडीज़ हैं। पॉइंट चार्जेस नहीं है इस बार क्या है, एक्सटेंडेड बॉडीज़ हैं। देखो Q1 एक एक्सटेंडेड बॉडी है और Q2 एक एक्सटेंडेड बॉडी है। दो हमने एक्सटेंडेड बॉडी ले ली, दो स्फीयर ले लिए, चार्ज स्फीयर हैं और दोनों के ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हैं। अब अगर इस केस में अगर ऐसा कोई केस होता है तो ऑब्वियसली आर इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू स्फीयर्स, है ना। और वो कहाँ से कैलकुलेट होगा, वो सेंटर से कैलकुलेट होगा। ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, और यहाँ से इन दोनों के बीच की जो दूरी है ये हमें क्या बताएगी, हमें आर बताएगी, है ना। तो यहाँ पे बना रखा है, ये देखते हैं। तो ये जो दो सेंटर्स के बीच से हम इसकी दूरी लेंगे आर होगी। तो ऑब्वियसली जो कूलम्स लॉ है वो ये होना चाहिए कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर का स्क्वायर। बट जैसे ही इन दो बॉडीज़ को हम पास पास लेके आते हैं तो इंडक्शन होने लगती है दोनों में। इंडक्शन मीन्स कि जब हम इसको पास पास लेके आएंगे तो ये जो स्फीयर्स हैं इनके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो अभी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, देख सकते हो आप। तो ये जो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्या होगा कि जो इसका ये जो सेंटर था, इफेक्टिव सेंटर था, वो शिफ्ट हो जाएगा जिस तरफ ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ चार्जेस मूव करेंगे। सिमिलरली दूसरे स्फीयर में भी ऐसा ही होगा। ये इसका जो इफेक्टिव सेंटर था वो क्या हो जाएगा, वो शिफ्ट हो जाएगा जिस तरफ मेजॉरिटी चार्जेस मूव करेंगे। तो यहाँ पे चार्ज इंडक्शन की वजह से नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। ठीक है। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे आर नहीं रहेगा। अब यहाँ पे जो असली जो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू स्फीयर्स है वो क्या रहेगा, वो ये रहेगा P1 से P2 तक। इसको हम आर इफेक्टिव कह देते हैं। ठीक है, आर इफेक्टिव। तो कूलम्स लॉ ने तो हमें ये निकाल के दे दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। बट एक्चुअली जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर इफेक्टिव, वेयर आर इफेक्टिव इज ग्रेटर देन आर। ये तो दिख ही रहा है, आर तो इतना सही है, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, और आर इफेक्टिव इससे ज़्यादा है। तो यानी जो एक्चुअल आंसर होगा वो तो कम आएगा कूलम्स लॉ से। यानी कि अगर हम इस केस में कूलम्स लॉ अप्लाई करते हैं तो वो हमें एक्चुअल आंसर नहीं देगा, एक्चुअल आंसर से ज़्यादा आंसर देगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे कूलम्स लॉ नहीं लगाएंगे, है ना, क्योंकि हमें एक्चुअल आंसर तो मिल नहीं रहा। मान लो कि इनकी जो इनके अंदर जो फोर्स आ रही है वो 10 न्यूटन आ रही है, मान लो ऐसा कुछ। तो जो कूलम्स लॉ है वो तो हमें 15 न्यूटन दे रहा है आंसर। तो ये गलत है ना। तो ये बात इसमें हो रही है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अगर मान लो कि अगर चार्जेस अनलाइक हो, जैसे कि दूसरा केस बनाया मैंने, ये देखो। जैसे कि एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है। तो दोनों के ऊपर अलग अलग चार्जेस हैं। अब क्या होगा, अब देखते हैं। तो अगर दोनों के ऊपर अलग अलग चार्जेस हैं तो पहली बात तो अगर कूलम्स लॉ इस पे अपना लॉ लगाएगा तो वो क्या देगा, वो तो हमें सिर्फ इतना ही देगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। बट क्योंकि दो स्फीयर्स हैं, दोनों के ऊपर पहले तो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, बट जैसे इनको पास पास लेके आए तो इनमें फिर से इंडक्शन होने लगेगी और इनके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी। सिमिलरली जो सेंटर था, इफेक्टिव सेंटर था, वो सेंटर भी शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड्स द मेजॉरिटी ऑफ चार्जेस। सिमिलरली इसका भी इफेक्टिव सेंटर शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड्स द मेजॉरिटी ऑफ चार्जेस, जिसके कारण अब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो आर नहीं रहेगा, क्या रहेगा, आर इफेक्टिव रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, आर इफेक्टिव रहेगा।
तो आर इफ़ेक्टिव जो है इस बार वो थोड़ा सा कम है एज़ कम्पेयर टू आर, जिसकी वजह से क्या होगा कि अपना जो रिज़ल्ट है वो फिर से डिफ़र आएगा। अगर हम एक्चुअली में ये वैल्यू को क्या करेंगे, कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, तो वो क्या होगी 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाई आर इफेक्टिव का स्क्वायर, वेयर आर इफेक्टिव इज स्मॉलर देन आर। इट मीन्स जो हमारा कूलम्स लॉ आएगा, जो कूलम्स लॉ से आंसर आएगा वो और एक्चुअल वाला आंसर वो दोनों ही अलग अलग होंगे। ऑब्वियसली एक्चुअल वाला आंसर थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, क्यों? क्योंकि आर इफेक्टिव कम है एज़ कम्पेयर टू आर से। तो जहाँ पे मान लो कि हमारे पास अगर मान लो इसका जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल आंसर आ रहा है वो अगर मान लो 10 न्यूटन आ रहा है, तो कूलम्स लॉ हमें 7 या 6 न्यूटन के आसपास आंसर देगा। तो हमें एक्चुअल डिज़ायर्ड रिजल्ट तो नहीं मिला ना, हमारा जो एक्चुअल रिजल्ट है वो तो डिफ़र कर गया कूलम्स रिजल्ट से। तो इन सब चीज़ों के कारण ही हमने ये कंक्लूजन निकाला कि जो आपके पास कूलम्स लॉ है वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के ऊपर ही काम करेगा, क्योंकि पॉइंट चार्ज के ऊपर कोई इंडक्शन तो होती नहीं है, तो इसीलिए पॉइंट चार्ज के ऊपर ये इजीली काम करेगा। बट अगर हम एक्सटेंडेड बॉडीज़ की बात करें तो वहाँ पे हमें कुछ और मेथड यूज़ करना पड़ेगा, हम यहाँ पे कोई कूलम्स लॉ नहीं लगा सकते। बट बात यहीं तक ही ख़त्म नहीं हो जाती है, बात आगे भी पहुँच जाती है कि ये जो कूलम्स लॉ है वो सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक चार्जेस के लिए ही एलिजिबल है, यहीं पे कूलम्स लॉ लगा सकते हैं बस हम। और अगर ये चार्जेस मूव कर रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगी हमें। क्या दिक्कत हो जाएगी हमें, देखते हैं चलो इसमें। तो जो मूविंग चार्जेस है उससे क्या होगा, मूविंग चार्जेस से क्या होगा कि आपके पास जब चार्ज मूव करता है तो क्या होता है, जब चार्ज मूव करता है तो मैग्नेटिक इंट्रैक्शन, यानी मैग्नेटिक इंट्रैक्शन की वजह से उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा होता है, जिसकी वजह से एक मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगी इसके ऊपर। ठीक है, तो जब कोई चार्ज मूव करता है तो वो मैग्नेटिक फोर्स के दायरे में भी आता है, उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स भी लगती है। तो मूविंग चार्जेस ऑल्सो कोजेज मैग्नेटिक फोर्स, चलो मान लेते हैं। तो अब अगर मान लो ये जो Q1 चार्ज है ये भी मूव कर रहा है V1 वेलोसिटी से, और एक Q2 है ये भी एक चार्ज है, ये भी मूव कर रहा है V2 वेलोसिटी से। तो अगर हम कूलम भाई साहब के पास जाएं तो कूलम भाई साहब हमें तो यही आंसर निकाल के दे देंगे, कौन सा वाला, 1/4πε0 आर स्क्वायर, Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, है ना। बट एक्चुअली में जो आपके पास मैग्नेटिक फोर्स भी लग रही है, एक्चुअली में इसके ऊपर भी मैग्नेटिक फोर्स लग रही है, Q2 के ऊपर भी और Q1 के ऊपर भी मैग्नेटिक फोर्स लग रही है, जिसकी वजह से ये फोर्स भी तो काउंट होगी। तो जब हम एक्चुअली में आंसर निकालने की कोशिश करेंगे नेट फोर्स कितनी लग रही है, तो उसमें हम कूलम्स, एक तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी लग रही है वो, और इनके अंदर इन दोनों के बीच में मैग्नेटिक फोर्स कितनी लग रही है वो, ये दोनों हमें कंसीडर करनी पड़ेगी हमारे एक्चुअल आंसर के लिए। तो हमारा एक्चुअल आंसर कहीं ना कहीं कम या ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू कूलम्स लॉ के फोर्स के आंसर से। तो यहाँ पे भी हमें एक्चुअल रिजल्ट नहीं मिला कूलम्स रिजल्ट से, जो हमारा एक्चुअल रिजल्ट है वो डिफ़र कर गया कूलम्स रिजल्ट से। सो इसी के कारण जो हमारे पास चार्जेस हैं वो अगर मूव करेंगे तो उसमें एक्स्ट्रा फोर्सेस भी एक्ट करेंगी, जिसके कारण जो हमारा आंसर है वो कूलम्स लॉ से क्या करेगा, डिफ़र करेगा। तो इससे बेस्ट यही है कि ये जो चार्जेस हैं ये क्या हों, ये स्टैटिक हों। अब वेलोसिटी ज़ीरो होगी अगर चार्जेस की, तो ऑब्वियसली इनके ऊपर कोई मैग्नेटिक इंट्रैक्शन नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन ही रहेगी, जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण इजीली जो कूलम्स लॉ है वो अप्लाई हम कर सकते हैं इनके ऊपर, और जिसकी वजह से क्या होगा, ये कूलम्स लॉ हमारा इस केस के लिए सही रहेगा। बट अगर ये चार्ज मूव कर रहे हैं तो देयर विल बी अ प्रॉब्लम इन द एक्चुअल रिजल्ट्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।